आपके अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फुल सिलेबस। जैसे कि हम अपना क्लास चला रहे हैं, एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग देखते रहिएगा। कल वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था, हम फर्स्ट ईयर का सिलेबस कल कवर किए थे। आज आप लोगों को सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कराऊँगा। ये सब चीज़ कल आपको बता चुके थे। यहाँ से हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट होता है। देखिए गाइस, यहाँ से सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं, फर्स्ट चैप्टर से शुरू स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक बात बता दें कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी समझ में ना आए, उसे आप कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है कि हमें कोई चीज़ सही करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर सजेशन दें, हम आपके हिसाब से वीडियो लाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाएँ, आपको अच्छे तरीके से बता पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, द्वितीय वर्ष लिखा हुआ है आपका। सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो आपको सेकेंड ईयर में जो पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, डीसी मतलब दृष्ट धारा जनित्र, मतलब आपको डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डीसी जनरेटर जो होता है ना, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि डीसी जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए, उसमें भी आपका टोटल यहाँ पे दिख रहा है, टोटल 17 टॉपिक है ना डीसी जनरेटर में। तो आपको जनरेटर का टाइप पढ़ना है, जनरेटर क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ पे है ना, घूर्णन वैद्युतिक मशीन इस तरीके से है, डीसी जनित सिद्धांत, जनरेटर का भाग इस तरीके से। उसके पार्ट्स के नाम पढ़ना है, उसके टाइप के बारे में पढ़ना है, जनरेटर के टाइप के बारे में पढ़ना है। इस तरीके से हम लोगों को आगे फिर देखते हैं। पहला चैप्टर हो गया, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दूसरा चैप्टर जो है ये यहाँ ये डीसी दृष्ट धारा मोटर। इसमें आपको डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है। डीसी मोटर का जो भी टाइप है, टोटल देखिए इसमें टोटल 14 टॉपिक है। तो टोटल टॉपिक मतलब चैप्टर के बाद, इस चैप्टर का टोटल 14 का टॉपिक है। इसको हम लोगों को कवर करना है, पढ़ना है और समझना है अच्छी तरीके से। ये सब इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका बेस है। अगर आपका बेस मजबूत हो जाता है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के, जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो जैसे आप देख रहे हो, जैसे हम लोग को डीसी मोटर और जनरेटर, अगर 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 हम लोग जनरेटर को अच्छा से पढ़ लेते हैं, डीसी जनरेटर जो यहाँ पे था, अगर हम लोग डीसी जनरेटर को अच्छा से पढ़ लें तो डीसी मोटर एकदम से आसान हो जाता है। जो जनरेटर है वही सेम टू सेम मोटर है। तो अगर जनरेटर को आप समझ पाते हैं अच्छा से तो मोटर आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जनरेटर और मोटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है डीसी में। ठीक है गाइज, तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं। ये तो हमारा दो हो गया। यहाँ से देखिए तीसरा नंबर चैप्टर, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। यहाँ तीसरा चैप्टर ये रहा, थ्री फेज प्रेरण मोटर, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये बहुत प्रचलित मोटर है जो आपके हर जगह, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में आपको ये मोटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इसमें भी पढ़ना है डीसी एवं एसी मोटर्स के में अंतर। देखिए इसमें टाइप्स पढ़ना है, मोटर में अंतर पढ़ना है, मोटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, उसके कंट्रोल कैसे करेंगे, ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोगों को अभी कवर करना है। इसमें भी देख लीजिए टोटल 18 टॉपिक्स हैं, यहाँ पे दिख रहा है टोटल 18 टॉपिक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर चैप्टर में आप देखिएगा तो एसी एवं डीसी वाइंडिंग। इसमें जो हम लोग मशीन का जो वाइंडिंग होता है, आप देखे होइएगा किसी भी अल्टरनेटर या मोटर को खोलेंगे आप, तो डीसी मोटर खोलिए या एसी मोटर, उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है ना। तो इस वाइंडिंग के बारे में पढ़ना है ना, डीसी में कैसे वाइंडिंग होता है, एसी में कैसे वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग का रूल क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आर्मेचर वाइंडिंग है ना। वाइंडिंग सामग्री, वाइंडिंग करने के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की शब्दावली, मतलब वाइंडिंग में हम लोग किस तरीके से एक जैसे कि जो कोड होता है ना, उसमें वाइंडिंग किस तरीके से होगी उसके बारे में पढ़ना है इसमें। फिर डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार, आर्मेचर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। आर्मेचर वाइंडिंग दोष पढ़ना है, ग्राउलर, ये सब क्या है, ये सब चीज़ों को आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। फिर यहाँ से देखिए एसी वाइंडिंग से संबंधित पद, उसमें कौन कौन सी मतलब
अलग अलग टाइप होते हैं इसमें, तो उसमें कौन कौन सा पद कौन कौन सा, जैसे इंडक्शन होता है, स्क्वायरल होता है, इस तरीके से वाइंडिंग्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसको पढ़ना है। उसके बाद आप देखिए संयोजन अधि है, आर्मेचर वाइंडिंग है, विभिन्न प्रकार के एसी वाइंडिंग्स, इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के वाइंडिंग होते हैं। उसके बाद सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग है, देखिए यहाँ पे सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग है ना। रिवाइंडिंग के मतलब इसमें वाइंडिंग डेटा क्या क्या है, डेटा कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ों को हम लोग इसी में कवर करेंगे, है ना। उसके बाद आप 5वां नंबर चैप्टर देखिएगा, देखिए ये है 5 नंबर चैप्टर। अब इसमें क्या है, देखिए आप 3 फेज अगर पढ़ते हैं, आप इसको अगर अच्छा से कवर कर लेते हैं, आप जो 3 नंबर चैप्टर था, ये 3 नंबर चैप्टर को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, अच्छा से कवर करते हैं, तो आपको सिंगल फेज ये जो है ना एकल फेज प्रेरण मोटर, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। अगर आपको 3 फेज मोटर अच्छा से समझ में आ जा रही है, तो सिंगल फेज यूं ही समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत बड़ा बात नहीं होता है ना। इसका भी देखिए अलग अलग टॉपिक है, इसमें भी टोटल देखिए कितना टॉपिक है, टोटल इसमें 15 टॉपिक है ना। जैसे कि इसमें देख लीजिए, पहला टॉपिक है एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत, सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत पढ़ना है। विविध एकल फेज एसी मोटर्स के स्टार्टिंग एवं रनिंग की विभिन्न विधियां पढ़ना है। स्टार्ट करने के लिए, मोटर को रनिंग करने के लिए उसके जो विधियां हैं उसको पढ़ना है। यूनिवर्सल मोटर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा मोटर होता है जो एसी और डीसी दोनों करंट से चलता है ना। रिपल्सन मोटर, इसमें मोटर का टाइप है, ये सब सिंगल फेज में मोटर का टाइप है, हम लोग ये सब पढ़ना है। उसके बाद एकल फेज स्लिप-रिंग प्रेरण मोटर के बारे में, इंडक्शन मोटर है, ये भी स्टेपर मोटर है। एकल फेज तुल्यकालिक है। उसके बाद FHP, फिर ये फ्रिक्शनल हॉर्स पावर इसको बोलते हैं, FHP। ये सब चीज़ आप लोगों को जब आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। ये छोटा छोटा जो मतलब 100 वाट 150 वाट 200 वाट का फ़ैन होता है, उसको हम लोग फ्रिक्शनल हॉर्स पावर बोलते हैं। ये सब चीज़ आप लोगों को आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए ये वाला चैप्टर, ये टॉपिक है घूर्णन गति के आधार पर एसी मोटर, विभिन्न एकल फेज एसी मोटर्स के घरेलू एवं औद्योगिक अनुप्रयोग है। उसके बाद एकल फेज DOL स्टार्टर के बारे में, हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को स्टार्टर लगाने की, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। एकल फेज प्रेरण मोटर की क्षतियाँ, हाँ, उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी क्या है। उसके बाद एकल फेज प्रेरण मोटर्स का उसका दोस्त क्या, मतलब दिक्कत क्या उसमें आ सकती है, परेशानी क्या आ सकती है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, निवारण कैसे करेंगे, इसको पढ़ना है ना। इस तरीके से इसमें टोटल 15 टॉपिक्स हैं, इसको कवर करना है। उसके बाद आप 6 नंबर टॉपिक देखिए, चैप्टर देखिए। 6 नंबर चैप्टर जो है आपका, ये है अल्टरनेटर। तो आप सब लोग सुने होंगे, आपके घर में शादी वादी में देखते होइएगा, जनरेटर आता है, उसके पीछे जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है जनरेटर के द्वारा, वो अल्टरनेटर में ही म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो खैर आपको आगे बताएंगे ये सब चीज़। तो अल्टरनेटर आपको इतना आप पता होगा, आप देखे होइएगा अपने गांव में शादी वादी में देखने को मिलती है ज़्यादातर। देखिए अल्टरनेटर का, इसमें हम लोग को अल्टरनेटर का, इसमें भी टोटल 9 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है इसमें भी अल्टरनेटर का सिद्धांत, अल्टरनेटर की कार्य प्रणाली, अल्टरनेटर की संरचना, अल्टरनेटर के वर्गीकरण, इस तरीके से टोटल इसमें भी उसका लाभ हानि, उसका प्रकार बहुत टाइप्स का होता है। इन सब चीज़ों को कवर करना है, पढ़ना है। उसके बाद 7 नंबर चैप्टर देख लीजिए, तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक, इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, ये सिंक्रोनस स्पीड में चलता है। इन सब चीज़ों को आप लोगों को आगे कवर कराएंगे। ये देखिए, ये जो 7 नंबर चैप्टर है, इसका टोटल 11 टॉपिक है, यहाँ पे दिख रहा है 11 टॉपिक है। हम लोगों को इसको भी कवर 11 टॉपिक्स है, इसको कवर करना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर चैप्टर देखते हैं। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर चैप्टर हम लोगों का है कन्वर्टर, दिख रहा होगा आपको। 8 नंबर चैप्टर है यहाँ पे कन्वर्टर है। ये जो हम लोग इन्वर्टर पढ़ते हैं ना, सुने हैं ना, हम लोग के घर में भी लगा होता है इन्वर्टर, जिससे बैटरी से जो आउट होते, बैटरी DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करते उसे इन्वर्टर कहते हैं। कन्वर्टर भी उसका उल्टा होता है ना। तो इसमें भी देखिए, कन्वर्टर में भी कई टाइप्स का कन्वर्टर होता है ना। जैसे कि हम लोग मोटर से भी देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि यह है रोटरी कन्वर्टर है, मोटर जनरेटर सेट है ना, जिसको MG सेट बोलते हैं। उसके बाद मेटल रेक्टिफायर है। इस तरीके से हम लोग, जैसे आप लोग सुने होइएगा ना ब्रिज रेक्टिफायर, चाहे देखे होइएगा, आप लोग बेसिक पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको बताऊंगा ही मैं।
तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को अगर पढ़ने को मिला हो या फिर कहीं सुने हो, कहीं देखे हो, ब्रिज रेक्टिफायर, या फिर कोई भी सर्किट खोलिएगा ना, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उस पर आप देखिएगा तो उस पर रेक्टिफायर 4 डायोड को लगा करके रेक्टिफायर बनाया जाता है। इन सब चीज़, ये सब कन्वर्टर के ही रूप में काम करते हैं, सब एक तरीके के कन्वर्टर हैं, ठीक है। तो ये 8 नंबर चैप्टर है। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर जो है आपका, ये है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है ना, जैसे कि आपको मिलेगा जैसे SCR हो गया, LDR हो गया, LED हो गया, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद PN जंक्शन, जैसे यहाँ आप देखिए ये सब है ना, जैसे आपको चैप्टर में देखिएगा तो देखिए इसमें टोटल टॉपिक वाले देखिए, टोटल टॉपिक कितना है, देखिए टोटल 13 टॉपिक है। इसमें भी देखिए टॉपिक का नाम देख लेते हैं आप, वैद्युतिक वैभव है, वैद्युतिक पदार्थों का वर्गीकरण है, ये सब सेमीकंडक्टर में आता है, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ज़्यादातर सेमीकंडक्टर ही होता है। इसके बाद देखिए अर्धचालकों, देखिए है ना, सेमीकंडक्टर के बारे में आ गया ना। देखिए अर्धचालकों का परमाणु संरचना है, अर्धचालक ऊर्जा स्तर है, अर्धचालक के प्रकार है, PN जंक्शन, हाँ, PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड का VI अभिलक्षण, इसमें हम लोग को पढ़ना है, VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं उसके इंग्लिश में। उसके बाद डायोड की विशिष्टताएँ पढ़ना है। हाँ, इस तरीके से हम लोग को टोटल पढ़ना है। हीट सिंक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हीट सिंक हम लोग किसी भी डायोड या SCR या फिर मतलब IC वाईसी में हम लोग हीट को कंट्रोल करने के लिए हीट सिंक लगाते हैं। रेक्टिफायर पढ़ना है, फ़िल्टर पढ़ना है, फ़िल्टर सर्किट जो हम लोग कहते हैं ना, कैपेसिटर कंडेंसर, वो यहाँ पे पढ़ना है। देख लीजिए फ़िल्टर सर्किट, उसको फ़िल्टर में, कंडेंसर का कैपेसिटर का काम बहुत सारा होता है, इसमें फ़िल्टर सर्किट में हम लोगों को पढ़ना है। कैपेसिटर को हम लोग फ़िल्टर के रूप में कैसे यूज करता है, जो करंट को फ़िल्टर करता है। ये सब जब आप रेक्टिफायर बनाएंगे तो उसमें भी आपका फ़िल्टर सर्किट के रूप में हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ये जब बताएंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को चैप्टर, तो ये सब चीज़ों को बताएंगे। अब 10 नंबर चैप्टर देखिए, 10 नंबर आपका चैप्टर है ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर। देख लीजिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए आपका इसमें ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण है, देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण है, ट्रांजिस्टर टर्मिनल है, ट्रांजिस्टर का की संरचना है। इस तरीके से ट्रांजिस्टर के बारे में टोटल चैप्टर है। इसमें टोटल टॉपिक 12 टॉपिक है। देख लीजिए एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफायर भी जैसे कि आप ऐसे गाना बजाने वाला मशीन जो देखते हैं ना, गाना जिससे बजती है, तो उसे एम्पलीफायर कहते हैं, एम्पलीफायर। तो इस एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना। एम्पलीफायर सिर्फ वही नहीं है, मतलब एक पार्ट्स है इस तरीके, वो एक मशीन है, लेकिन एम्पलीफायर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर टॉपिक में है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ एवं IC रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो तो ऊपर में जो हम लोग देखे थे अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था, ये ऊपर में देखिए यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो 9 नंबर चैप्टर था, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था। उसके बाद हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। उस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है जैसे कि मॉसफेट आ जाता है ना, बड़ा बड़ा IC होता है वो सब आ जाता है, ट्रांजिस्टर आ जाता है ना, फिल्टर इनफैक्ट ट्रांजिस्टर आ जाता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर आ जाता है। ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन सब को काउंट करते हैं। ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं। उसके बाद देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको टोटल 12 टॉपिक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। वोल्टेज रेगुलेटर में भी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं अपने घर में जो फ़ैन लगा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर लगा होता है ना, उसमें भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। उसमें जैसे कि जेनर डायोड का अभी उपयोग करने लगे, पहले रेजिस्टेंस का उपयोग होता था, अभी जेनर डायोड का उपयोग होता है। देखिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफाइड है ना, SCR भी बोल रहे थे ना, SCR, ये SCR का उपयोग होता है। SCR का हम लोग जैसे कि हम लोग घर में जो आता है ना, जैसे सुनिएगा कहीं जाइएगा कहेगा इन्वर्टर आपको लेने जाना होता है दुकान से, तो आप जा करके दुकान में बोलते हैं हमको ना प्योर साइन वेव चाहिए, प्योर साइन वेव इन्वर्टर चाहिए। कहीं जाइएगा तो कोई कहेगा नहीं हमारे दुकान में साइन वेव नहीं, स्क्वायर वेव है। तो ये साइन वेव जो दिख रहा है, स्क्वायर वेव दिख रहा है ना, ये सब इस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बनाया जाता है ना। इस तरीके से आपको पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद 12 नंबर चैप्टर देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैसे रेलवे स्टेशन पे जाकर के 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखे होंगे, जिसमें वो टाइम दिखाता है, जैसे कि अलग अलग टाइम दिखता है ना, तो उसमें देखिएगा वो जो लाइट जलती है उसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। तो वो सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। देखिए चीज़ें यहाँ पे लिखा है, संख्या प्रणाली, वही सब चीज़ें होती है जो अभी बता रहे हैं रेलवे स्टेशन के बारे में। उसके बाद संख्या प्रणाली रूपांतरण, उसमें भी अलग अलग होता है। उसके बाद लॉजिक गेट आप पढ़े होंगे इंटर में, एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ये सब चीज़ लॉजिक गेट्स के अंदर आता है। उसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसमें हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बनाते हैं, मतलब अलग अलग डॉक्यूमेंट को ले करके जोड़ करके उसका एक लॉजिक बनाते हैं, जिस एक किसी लॉजिक पे काम करेगा। जैसे हम लोग जैसे कि कोई भी सेंसिंग डिवाइस बनाते हैं कि जैसे ही दिन हो तो हमारा लाइट ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली, तो ये कैसे काम करेगा, तो यही लॉजिक गेट के द्वारा वो लॉजिक दिया गया कि जैसे ही हमारे सूरज निकलेगा और उस पर प्रकाश पड़ेगी सूरज की और हमारा लाइट ऑफ हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक लॉजिक दे दिया ना हम, तो इसको बनाने के लिए हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यूनिवर्सल लॉजिक है, गेट है ना, ये भी उस तरीके से ही उसका एडवांस है। उसके बाद इस तरीके से ये टोटल चैप्टर है, इसमें हम लोग को जब पढ़ेंगे तो इसको आपको डिस्कस करेंगे एक एक करके टॉपिक वाइज। फ़िलहाल आपको आगे चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। ये देखिए ऑसिलोस्कोप एवं मल्टी वाइब्रेटर्स, इसमें आपको ये सब आपका सारा ये जो भी आपको दिख रहा है ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक्स है। तो इसमें हम लोग जब आगे जब पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें देखिए टोटल 6 टॉपिक्स है। जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इन सब चीज़ों को डीपली बताएंगे। ये सब चीज़ ऐसा है कि आपका एग्ज़ाम में ज़्यादातर ज़्यादातर आप लोगों को एग्ज़ाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप उलझे। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, ये टॉपिक्स ऐसा है कि अगर आप इसको समझ जाते हैं तो कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद 14 नंबर चैप्टर देखिए आप, ये है कंट्रोल पैनल एवं सहायक सामग्री। इसमें टोटल 6 टॉपिक्स है, टोटल 6 टॉपिक है। इसमें हम लोग पैनल का कंट्रोल जो होता है ना, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कैबिनेट क्या होता है, दिख रहा है ना यहाँ कंट्रोल कैबिनेट का लेआउट, उसका लेआउट कैसे बनाते हैं, पावर एवं कंट्रोल का लेआउट पर जो बनाते हैं हम लोग, है ना, उसको कंट्रोल कैसे करना है, रख रखाव कैसे करना है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद 15 नंबर चैप्टर देखिए, वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण। तो इसमें हम लोग मान लीजिए कि किसी भी मशीन को हम लोग कहते हैं ना कि हाँ हमारा मशीन का स्पीड कम कैसे करना है। मान लीजिए जैसे हमारा फ़ैन है घर में, रेगुलेटर घर में जो फ़ैन लगा हुआ है उसको हम चाहते हैं ना कि जैसे ज़्यादा ठंडा लगने लगता है सुबह में, तो हम लोग कहते हैं ना फ़ैन को थोड़ा स्पीड कम कर दे, तो उसको कैसे कम करना है ना, उसका रख रखाव कैसे करना है, अनुरक्षण कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ना है। ये फ़ैन तो ये घर का एक छोटा सा मोटर हो गया, लेकिन बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में, बड़ा बड़ा कंपनी में ना हम लोग जब वहाँ बड़ा बड़ा मोटर लगा होता है 40 HP, 50 HP, 100 HP, 200 HP का ना, तो वहाँ पे हम लोग कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर नहीं लगाते हैं। वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा मेथड होता है, नियंत्रण करने के लिए, गति को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा मेथड का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आगे बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद आगे देखिए, हमें 15 नंबर चैप्टर ये है, देख लिया आप। उसके बाद अब देखिए 15 नंबर चैप्टर का टॉपिक और भी था, यहाँ तक है 11 टॉपिक है टोटल। इसमें इन्वर्टर भी है, आप देख लीजिए, इन्वर्टर भी पढ़ना, इमरजेंसी लाइट, बैटरी चार्जर, ये सब चीज़ समझ रहे हैं ना आप, ये सब चीज़ आपको पढ़ना। मशीन ब्रेकडाउन, अचानक आपका मशीन चलते चलते बंद हो गया, क्यों बंद हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। डीसी मशीन का अनुरक्षण है, एसी मशीन का अनुरक्षण है, ये सबको कैसे रख रखाव करना है, उसका कंट्रोल कैसे करना है ना, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद 16 नंबर चैप्टर देखिए, विद्युत शक्ति उत्पादन विद्युत शक्ति उत्पादन 16 नंबर जो चैप्टर है, इसमें टोटल 2 टॉपिक है। देखिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो बहुत सारा उपयोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बहुत सारी विधियां हैं। देखिए जैसे ऊर्जा का स्रोत है, इसमें 2 टॉपिक है, ऊर्जा का स्रोत है और विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियाँ हैं। तो जैसे कि अभी देखते हैं ना हम लोग सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पवन ऊर्जा से करते हैं, है ना, और पन बिजली से करते हैं, है ना, और उसके बाद जैसे अपने यहाँ कोयला जला करके थर्मल एनर्जी से करते हैं, परमाणु ऊर्जा होता है ना, इस तरीके से बहुत सारा है। उसके बाद जब आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर चैप्टर देखिए, 17 नंबर है अपरंपरागत, एक मिनट देखिए 17 नंबर चैप्टर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत।
इसमें मतलब हम लोगों को ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे है ना, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा स्रोत, है ना, इस तरीके से ज्वारीय तरंग ऊर्जा स्रोत, ये सब नदी के अंदर होता है। ये सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। इसमें टोटल 6 टॉपिक है 17 नंबर में, इसको कवर करेंगे। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर में देखिए वैद्युतिक शक्ति पारेषण, इसमें विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे विद्युत आपूर्ति प्रणाली, एसी एवं डीसी प्रेषण की प्रणाली, उच्च वोल्टता प्रेषण, इसमें जैसे 11,000, 33,000 ये सब हाई वोल्टेज के अंतर्गत काउंट होते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम चालकों को जोड़ने की विधियाँ, हम लोग जैसे तार को जोड़ते हैं उसका अलग अलग टाइप्स होता है जोड़ने का, है ना, कौन सा जॉइंट कहाँ होना चाहिए। जॉइंट भी बहुत सारे अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ब्रिटानिया जॉइंट, टी जॉइंट नाम सुने होइएगा, पिगटेल जॉइंट, तो कौन सा जॉइंट कहाँ होता है, कौन सा टेम्पोररी जॉइंट होता है, ये सब चीज़ों को हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करेंगे, 18 नंबर चैप्टर में, है ना। उसके बाद वितरण लाइन जैसे कि आता है ना, 11,000 आता है, आपके घर में 440 करके ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के द्वारा आपके यहाँ आपके घर तक पहुँचता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। विद्युत शक्ति लाइन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सतह प्रभाव, है ना, समीपता प्रभाव, कोरोना, ये सब कोरोना इफेक्ट होता है। अभी ये कोरोना नहीं समझ लीजिएगा, जो कोरोना महामारी चल रहा था ये कोरोना नहीं है, ये इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, कोरोना इफेक्ट होता है हाई वोल्टेज के कारण। इन सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद 19 नंबर चैप्टर आप देख लीजिए, ये 19 नंबर चैप्टर है विद्युत शक्ति वितरण, जैसे कि विद्युत केंद्र से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यह है विद्युत केंद्र से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसको हम लोग जनरेट करने के बाद वितरण करते हैं, वितरण प्रणाली है। वितरण प्रणाली के वर्गीकरण है, जैसे कि कई जगह इंडस्ट्री में हम लोगों को देना होता है, गांव एरिया में, शहरी एरिया में, अलग अलग देने के लिए अलग अलग प्रणाली में उसको बांट देते हैं, अलग अलग वर्गीकरण कर देते हैं, वर्गीकरण करके तब हर जगह पहुंचा देते हैं। उसके बाद विद्युत वितरण प्रणाली में बस बार संबंध, है ना, बस बार प्रबंध, ये मतलब हम लोग करते हैं, जैसे ज़्यादा वायर को ज़्यादा जगह पर हम लोगों को लेके जाना होता है तो बस बार का उपयोग करते हैं। बस बार क्या होता है वो सब चीज़ आप लोगों को आगे बताएंगे। विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली संबंधित विविध पद, अलग उसमें भी किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाना है, बांटना है, उसको समझना है, सोचना है, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे हम लोग। फिर शक्ति प्रणाली के दोष, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कौन कौन सा दोस्त होता है उसमें उत्पन्न होता है, उस सब दोस्त को पकड़ना है और समझना है और उसको सॉल्यूशन करना है और समझ लेना है अच्छा से, ताकि हम लोग जब एग्ज़ाम दे तो हम लोग एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन पूछे तो सोचना ना पड़े, ऐसा मतलब इतना रहे दिमाग में कि हमें हाँ ये सब चीज़ को इस तरीके से समझ लेना है कि कभी हमसे सोए रहे, कोई पूछ दे, जैसे आपसे सोए रहे हैं, आपसे कोई आपसे नाम पूछ दे कि आपका नाम क्या है, तो आप फटाक से अपना नाम बोल पाते हो, उस तरीके से इस चीज़ को समझ लेना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे है विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त सहायक युक्तियाँ। उसके बाद 8 नंबर टॉपिक है आर्क की परिभाषा। जो आर्क जनरेटर देखते होइएगा, जब दो तार हम लोग कनेक्ट करते हैं ना तो एक स्पार्क उत्पन्न होता है, उसको आर्क बोलते हैं। उसका परिभाषा क्या है ना, वो क्यों उत्पन्न होता है। उसके बाद विद्युत शक्ति प्रणाली संबंधित सावधानियाँ, उसकी सावधानियाँ क्या है, सावधानियों को समझना है ना। इस तरीके से हम लोगों का सेकेंड ईयर का टोटल चैप्टर समाप्त होता है। टोटल इसमें 19 चैप्टर है और आप लोगों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोगों को एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को एकदम डीपली तरीके से समझा करके, बता करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें आप, और कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा हमें क्या करना चाहिए, उसको क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं। आपकी फ़ीडबैक हमें बहुत ज़रूरी है। आपका फ़ीडबैक ही हमें सिखाएगा कि हमें आपको किस तरीके की कंटेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, आपको किस तरीके की कंटेंट की ज़रूरत है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर के लिए बार बार कहना ना पड़े, आप इस चीज़ को कर दें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, ताकि हम अपने वीडियो जब अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप अपना ख्याल रखें।